तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में, ठीक है कि नहीं। रियल डेप्थ आ गया बात सही, एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो हम थोड़ा बहुत कुछ बताए, ठीक है, कि कैसे जो है कोई चीज, कोई पानी में जो सिक्का हम डालते हैं, ये सिक्का हमको अपने पोजीशन से उठा हुआ दिखता है। ये कल हम लोग बात किए थे, आगे आवाज से भी नहीं। और फिर एक रिलेशन भी बताया था हमने ऑपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। फिर से हमने ऑपेरेंट शिफ्ट भी निकाला, ठीक है। तो हम कल ही आपको बताए थे कि हमने जो है नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि कैसे ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो देखिएगा आज हम इस क्लास में आपको फॉर्मूला जैसे कल जो हम लिखे थे म्यू इक्वल टू, ठीक है, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ जो फॉर्मूला लिखा गया था, इसको आज हमको क्या करना है, प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे कि ये ऐसा फॉर्मूला क्यों आता है, ठीक है। और इस केवल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हमको देखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब वो पॉइंट हमको अच्छा से याद नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वो ढंग से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नीचे भी पानी भरा हुआ है, ये सब जो है ये वाटर है, पानी भरा हुआ है इधर, ठीक है। हो सकता है कोई वेसल हो सकता है कोई ग्लास हो सकता है कोई तालाब हो, कुछ हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तो देखिए पानी भरा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर में जो है पानी भरा हुआ है। आगे आवाज से, ऊपर में जो है एयर है, ऊपर में क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कॉइन वाइन के बारे में जो हम बात किए थे लास्ट क्लास में। तो हमने देखा कि चलो यहाँ पे एक कॉइन रख देते हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर उसका पोजीशन निकाले थे तो ऊपर की ओर दिख रहा था हमको। आगे आवाज में, तो मान लीजिए कि ये पानी में एक कॉइन है, सिक्का है, ठीक है, जो सिक्का के बारे में कल बात हुआ था। तो इस सिक्का से एक रे निकालिए, ये कॉइन जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा आपके लिए, एक रे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले से ही हमको पता है जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। आगे आवाज सही भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है, तो इसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, सीधे निकल जाएगा। आगे आवाज से निकले, देखिएगा एक रे जो है मेरे पास ये यहां से निकला, ऐसे गया किसी एंगल पे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेज का आवश्यकता होता है, 2 रे कम से कम चाहिए, 2 किरण का आवश्यकता हमको होता है, ठीक है। तो मैंने एक किरण तो यहां निकाला, एक किरण यहाँ पे निकाला, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा ये मेरे पास किसी आर्बिट्ररी एंगल पे है, किसी भी एंगल पे है, ठीक है। तो ऊपर वाला डेंसर मीडियम कि रेयर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम और नीचे वाला कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो ऊपर वाला रेयर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम। तो पहले से हमने पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, जब लाइट डेंसर से कहां पे जाता है, रेयर की तरफ जाता है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। कहां पे जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। आगे बात से गिरे, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब देखिएगा ये वाला लाइन क्या है, नॉर्मल है मेरे पास, ये वाला लाइन क्या है, नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको हम कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब देखिएगा ये बाहर से जो मेरे पास आदमी जो यहाँ पे बैठ करके इसको देख रहा है, बाहर से जो आदमी इसको बैठ करके देख रहा है, इसको यह रे जो है कहां से आता हुआ दिख रहा है, कुछ यहां से आता हुआ दिख रहा है। आगे आवाज से गिरे, तो हमने कल बताया था कि अब ये पॉइंट कहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ ऊपर की ओर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक के डेप्थ के बारे में बात हुआ था, दिस इज द अपेरेंट डेप्थ था डी डैश, डी डैश क्या था, अपेरेंट डेप्थ था। और यहां से यहां तक के डेप्थ के बारे में बात हुआ था, ये रियल डेप्थ था डी। आगे आवाज से गिरे, तो एक रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे डी डैश दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा तो ये एंगल यदि आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। अच्छा ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, आर। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला आई है तो ये वाला भी क्या होगा, सॉरी ये वाला आई है तो ये वाला भी क्या होगा, आई होगा। ये वाला आर है तो ये वाला भी क्या होगा, आर होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है डी डैश और यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है डी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिएगा और रहा साफ सवाल क्या, ठीक है,
कि यहां से यहां का डिस्टेंस को क्या मान लेना है, x मान लेना है। आगे वाला से यहां के डिस्टेंस को क्या मान लेना है, x मान लेना है। देखिए अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है। मान लीजिए कि नीचे जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाला जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है। तो आप इसको μ1 भी मान सकते हैं और μ2 भी मान सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट करते हैं और μ से भी डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने n1 माना n2 माना, तो आप μ2 और μ1 भी इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे n2 है और ये क्या है, n1 है। देखिएगा हम स्नेल लॉ का अनदर फॉर्म बताए थे जब रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, तो हमने बोला कि यहाँ पे स्नेल लॉ का नियम है और इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। याद कीजिएगा, बताए थे हम ये बात। अनदर फॉर्म ऑफ स्नेल लॉ कॉपी में याद है, लिखा है, नहीं ना याद होगा, याद नहीं रहता है, ठीक है कि याद कहाँ रहता है, वो सब याद नहीं करना है, बाकी गाना वाला सब याद हो जाना चाहिए। देखिए तो यदि हम इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए, तो देखिएगा n2 लिखेंगे हम यहाँ पे आगे वाले में और sin i लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, sin i, और ऊपर वाले के लिए लिखेंगे n1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin r। आगे वाले के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया स्नेल लॉ, इसके लिए क्या लिखा, n2 लिखा और इसके साथ इसका एंगल का गुना किया, और इस ऊपर वाले के लिए क्या लिखा, n1 लिखा और ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले के एंगल का गुना किया। अब देखिए तो ये रे जो है, ये रे जो दो रे जा रहा है यहां से निकल करके, ये इतना ना एक दूसरे के क्लोज है। जैसे मान लीजिए हम आंख पे देख रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारे आ रहा है मेरे आंख पे, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज है, तब तो एक साथ आता हुआ दिख रहा है। वो बहुत ज्यादा एक दूसरे क्या है, क्लोज है, तब तो एक साथ आता हुआ दिख रहा है। तो देखिएगा तो रेज आर पैरेक्सियल, ठीक है कि नहीं। यह रे जो है पैरेक्सियल, पैरेक्सियल मतलब होता है समाक्षीय किरणें। समाक्षीय किरणें मतलब होता है कि जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, करीब। आगे बात से कि नहीं, रे जो है यहाँ पे क्या है, पैरेक्सियल है, यानी कि क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, करीब है। तो जब रे पैरेक्सियल होता है तो साइन आई, ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है और ये साइन आई लगभग बराबर हो जाता है tan आई। किसके बराबर हो जाता है, tan आई के। और साइन आर बराबर, चुनिए देखिएगा जब रे पैरेक्सियल होगा ना तो आई और आर वेरी स्मॉल, आई और आर कौन सी हो जाएगा, वेरी स्मॉल। ये आई और आर यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इनके लिए रिलेशन क्या बनता है कि साइन आई लगभग बराबर किसके होता है, tan आई के, और साइन आर लगभग बराबर किसके होता है, tan आई। कोई दिक्कत नहीं है, साइन आई लगभग बराबर होता है tan आई के और साइन आर लगभग बराबर होता है tan आई। अब हमको देखिए, अब हम साइन आई की जगह पे क्या रख देंगे, tan आई रख देंगे, आगे बात से गिनी। और यहाँ पे साइन आर की जगह पे क्या रख देंगे, tan आर रख देंगे। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया चीज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, साइन आई निकालना है तो आपके लिए कौन सा ट्रायंगल है, आई वाला ट्रायंगल है कि नहीं, है जो आप हाथ घुमा रहे हैं इसके ऊपर देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तब आधा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है। तो लंब इसके लिए क्या है, x है, और आधार क्या है, d है कि नहीं, यहां से तो हम क्या लिखेंगे, n2, अब x बटा कितना हो जाएगा, d, n2x बटा कितना हो गया, d। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर n1। अच्छा अब देखिए, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल पे जो हम हाथ घुमा रहे, देखिए जो हम हाथ घुमा रहे इसके ऊपर आएगा, हाथ घुमा रहे इसके ऊपर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो tan r, तो इसके लिए x होगा और बटा d डैश होगा, आधार इसके लिए क्या है, d डैश है। तो यहाँ पे x बटा कितना के बराबर होगा, d डैश। अब एक बात बताइए, x से x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, x x कौन हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं कि n2 बटा n1 i इक्वल टू d बटा d डैश। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलिए आगे बात से कि नहीं। जिसको हमने क्या माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2 बटा n1 i इक्वल टू d कौन सी था, रियल डेप्थ था, जल्दी बोलिए, रियल डेप्थ था कि नहीं था। और नीचे कौन सा डेप्थ हो गया मेरे पास, अपेरेंट डेप्थ हो गया, बोलते रहो ना यार, वो दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया, अच्छी बात बताओ, ये तो समझ में आ गया, वो दिक्कत नहीं है। हम इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिखाई देगा, देखिएगा। तो n2 मेरे पास क्या माना है, हम एयर माना है, एयर माना है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से तो ये खत्म हो गया, तो n2 इक्वल टू 1 खत्म हो गया, जो 1 यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 1 मतलब सॉरी n2 यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, रियल डेप्थ
आगे बात समझिए कि नहीं? अपॉर्डा कौन सी हो गया? और पेरेंट डेप्थ हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो फटाफट। क्या हो गया मेरे पास? रियल डेप्थ बटा कौन सा डेप्थ हो गया? और पेरेंट डेप्थ हो गया कि नहीं हो गया? इसी फार्मूला को तुम अब n2 की जगह पे n2 नहीं लिख करके n या म्यू लिख दो तो ऊपर क्या लिख सकता है? रियल डेप्थ हो गया और बटा कौन सा डेप्थ हो गया? और पेरेंट डेप्थ हो गया कि नहीं हो गया? यही ना फार्मूला कल बताया, यही ना फार्मूला बताया था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? ठीक है कि नहीं? प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए? आगे और देखिएगा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा लोचा यह है, ठीक है, कि यह n2 किसको मानना है और n1 किसको मानना है, n2 किसको मानना है और n1 किसको मानना है। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाएंगे, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे। देखिएगा, ये फार्मूला जो आपने देखा है, जो आपने यहाँ फार्मूला देखा है, ये फार्मूला तभी वैलिड होता है, सुन लीजिएगा, ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब रेज आर पैरेक्सियल, रे क्या हो? पैरेक्सियल। और पैरेक्सियल का मतलब किरणें एकदम एक दूसरे के समीप होगा या दूर दूर होगा? नजदीक होगा, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होगा? नजदीक होगा। जैसे एक किरण यहाँ है तो दूसरा बिल्कुल क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। रेज आर पैरेक्सियल यानी कि किरणें क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के बिल्कुल करीब होनी चाहिए। आगे समझ में कि नहीं? एक नंबर पॉइंट, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब रे क्या होना चाहिए? पैरेक्सियल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? देखिएगा, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम से लाइट रे जा रहा है, जिस मीडियम से लाइट रे क्या हो रहा है? जा रहा है। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में लाइट रे आ रहा है। आगे आवाज से ध्यान समझिएगा, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे लाइट रे जा रहा है और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे लाइट रे आ रहा है। आगे बात सही, जिसमें लाइट रे आ रहा है, सॉरी, जिसमें लाइट रे क्या हो रहा है? आ रहा है। अब d और d डैश जो होता है, ये ऑब्जेक्ट या इमेज से नहीं मापा जाता है, ये हमेशा ये वाटर सरफेस से मापा जाता है। यानी कि यहां से d और d डैश मापा जाता है। यहां से आप d और d डैश को मापना मत शुरू कर दीजिएगा, यहां से मापना मत शुरू कर दीजिएगा। d and d dash should be measured from the surface, d and d dash should be measured from the surface। d और d डैश को कहां से मापा जाता है? सरफेस से मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? d और d डैश को कहां से मापते हैं? सरफेस से मापते हैं। तो देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां से रब करके लिखूंगा यहां पे, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्या रखना है? याद रखना है इस फार्मूला से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नहीं रहेगा तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अबव फार्मूला, ठीक है, देखिएगा, अबव फार्मूला ओनली वैलिड, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। ये अबव फार्मूला जो होता है ये किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होता है। कोई दिक्कत नहीं है? सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होता है। दूसरा जो होता है n2 उस मीडियम का, ठीक है कि नहीं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे रे आ रहा है, जिससे रे का हो रहा है? आ रहा है, ठीक है कि नहीं? आगे बात, तीसरा पॉइंट क्या है? n1 उस मीडियम का, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे, जिसमें रे आ रहा है, ठीक है कि नहीं? जिससे रे आ रहा है, जिसमें रे आ रहा है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है कि नहीं? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? d एंड d डैश, मतलब d डैश एंड d should be measured from, ठीक है कि नहीं? कौन चीज? सरफेस। ये कहां से मापना है? इसको सरफेस से मापना है। तो ये चार पॉइंट यदि आपको याद है तब तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्वेश्चन करके अभी आपको दिखाऊंगा। चार पॉइंट यदि आपको ये याद है, ये चार पॉइंट जो हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला के साथ साथ, यदि ये चार पॉइंट आपको याद है तो आपके बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करके आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला क्या है कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रेज के लिए, समाक्षीय किरणों के लिए वैलिड है। दूसरा क्या है? n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिससे रे आ रहा है, जिससे रे क्या हो रहा है? आ रहा है। और n2 और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें रे आ रहा है, जिससे आ रहा है, जिसमें आ रहा है। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? आगे देखिए, d और d डैश
शुड बी मेजर फ्रॉम द सरफेस। इस वाले सरफेस से डी और डी डैश को हमको क्या करना है, मेजर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरे पास रियल और अपेरेंट डेप्थ का बिल्कुल क्या होता है फार्मूला। जैसा कि हमने कल देखा था, कल हम एक बहुत बेसिक सा बात पे जिक्र किए थे कि अपेरेंट डेप्थ को हम लोग जो है रेगुलर लोग मानता है कि नहीं हमेशा कम होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि देखिएगा अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट हाइट हमेशा रियल डेप्थ से कम नहीं होता है। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमको पता चल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल, एकदम बिल्कुल फिगर क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराना है और बाकी आपको क्वेश्चन खुद से अपने बुक से या फिर कहीं से भी कर सकते हैं। तो एक तो क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया चारों पॉइंट। चार पॉइंट बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए फार्मूला के साथ साथ। ये चार पॉइंट गड़बड़ होगा तो N1 और N2 में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल झोल हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि N2 कौन सा है और N1 कौन सा है, तो फिर वहां पे दिक्कत होगा, परेशानी में पड़ जाएगा, फिर आपका आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा, गलत आएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है। इन 4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है इस फार्मूला के रिगार्डिंग, ये इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल माइंड में रखना है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। तब आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लेना है, इसके ऊपर क्या कर लेना है, हमने एक क्वेश्चन कर लेना है। तो फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया है हमको, ठीक है कि नहीं, फॉर्मूला हमको समझ में आ गया है, पॉइंट आपके दिमाग में याद रहे हैं, तो दिमाग में याद रखिए। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और 2-3 क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। क्लियर हो गया इसको, चलिए इसको हम मिटाएं। देखिएगा अब हमने एक क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, और वो क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, ठीक है, और उसका आपने जवाब देना है। देखिएगा समझ लीजिएगा, और मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, भले इसको थोड़ा अच्छे से निकाल कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको नोट करना है, ठीक है। तो देखिए अब जो है इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए अब आपका बात यहाँ पे है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, कि यहाँ पे पानी दिया हुआ है, आगे आवाज से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पानी, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो पानी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, और एक यहाँ पे मान लीजिए कि मछली है। यहाँ मेरे पास क्या है, पानी के अंदर मछली है, जनरली पानी के अंदर मछली रहता है, ठीक है कि नहीं। आगे बात है, अब ये म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 4/3, पानी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा, ठीक है कि नहीं। ऊपर में एक चिड़िया उड़ रहा है, या क्या उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। देखिएगा इस पानी के सतह से मछली का जो रियल डेप्थ दिया हुआ है ये 36 मीटर के बराबर दिया हुआ है। कितना मीटर के बराबर दिया है, पानी के सतह से मछली कितना नीचे है, 36 मीटर, और पानी के सतह के ऊपर चिड़िया कितना ऊपर उड़ रहा है, 36 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह बचेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट, ठीक है कि नहीं, फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ, फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ, ठीक है, फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ ऑफ fish as seen by the bird, ठीक है कि नहीं। देखिएगा फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ एज फिश as seen by the bird, यानी कहने का मतलब ये है कि इस मछली को जब ये चिड़िया देखेगा तो कितना गहराई पे देखेगा, इस मछली को जब चिड़िया देखेगा तो कितना गहराई पे देखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या, फाइंड आउट द अपरेंट हाइट, फाइंड आउट द अपरेंट हाइट, ठीक है कि नहीं, ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, ठीक है। देखिए अब जब मछली इस चिड़िया को देखेगा तो कितना ऊपर देखेगा, आगे बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला होता है N2/N1 इक्वल टू रियल डेप्थ, ठीक है कि नहीं, अब बटा कौन सी होता है, अपरेंट डेप्थ। इससे तो ज्यादा कोई फॉर्मूला अभी हमने देखा नहीं है, देखिए इसी फॉर्मूला में आपको बना करके दिखाया था, कोई घबराने का बात नहीं है, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं, फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पहचानना है आपको कि इसमें बर्ड कौन सा है, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जर्वर कौन सा है, मतलब कौन किसको देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन में कौन किसको देख रहा है, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए कौन किसको देख रहा है, गलत पर मारे बड़ा मार, चिड़िया मछली को देख रहा है। आगे बात है चिड़िया किसको देख रहा है, मछली को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, मछली है कि चिड़िया है, मछली है। और देखने वाला कौन है, चिड़िया है। आगे बात है अच्छा रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है कि ऑब्जर्वर से निकलता है, ऑब्जेक्ट से निकलेगा। तो पहला वाला केस में रे किससे निकलेगा, मछली से निकलेगा, मछली से निकलेगा। आगे बात है तो मछली से निकलेगा तो N2 अब किसका लेंगे, 4/3 लेंगे कि 1 लेंगे, 1 लेंगे। इतना मार मारेगा तो होश खराब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। N2 किसका लेंगे, तो क्या लेंगे हम 4/3 लेंगे। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 4/3। अब बटा N1 क्या लेंगे हम 1 लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा अब ऊपर रियल डेप्थ मेरे पास क्या दिया हुआ है मछली का 36 दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ऊपर क्या लिखेंगे 36। अब बटा कितना हो गया x, क्या वो निकालना है x, हम क्या निकालना है x निकालना है, सीधे गुना कर दीजिए। तो 4/3 x के बराबर हो गया। अब बराबर कितना हुआ 36। तो देखिएगा अब यहाँ पे करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 36, ऊपर गुना कर देंगे जाके और नीचे ऐसा हो जाएगा। तो 9 3 का 27 होता है, 9 0 36 होता है, इंटू कितना हो गया 27। कोई दिक्कत देखिएगा अब ये 27 मीटर आंसर नहीं होगा, 27 मीटर आंसर नहीं होगा, अभी भी जोड़ है। अब देखिएगा ये 27 मीटर कहां से है, सरफेस से है, सरफेस है। और चिड़िया अभी भी कहां पे है, सरफेस के ऊपर है। तो इसका टोटल डिस्टेंस जो होगा आगे आवाज से मतलब टोटल डेप्थ जो होगा, चाहे हाइट चाहे डिस्टेंस कह लीजिए आप, जो भी कह लीजिए, ये होगा 36 प्लस कितना होगा 36 प्लस कितना होगा, क्योंकि ये देखिए ये 36 कहां से निकला, सॉरी 27 कहां से निकला है, पानी के नीचे से कुछ निकला है आगे। लेकिन ये चिड़िया भी कहां पे है, ऊपर है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 7 कितना होता है 6 7 कितना होता है 13। 3 2 5 1 6। आगे बात से कितना मीटर पे देख रहा है 63 मीटर पे। अब एक बात करें, अब पहले से जोड़ा जाता था कितना मीटर पे था 36 36 72। अब एक बात बताइए ये चिड़िया जो है इस मछली को हमेशा ऊपर देखेगा कि नहीं देखेगा, देखिए। और उसके रियल मतलब डेप्थ से वास्तविक गहराई से ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यदि हम पहले देखते तो 72 था, पहले देखते तो क्या था 72 था, और अभी मेरे पास सेंसर कितना आ गया 63। तो 9 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 9 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया चीज। तो पहला का आंसर आ गया मेरे पास, पहला का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हम कर लेंगे अटेम्प्ट। अब देखिए दूसरा में ऑब्जेक्ट कौन है, पहचानिए पहले बताओ कौन किसको देख रहा है, किसको देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है। आप बताइए कि तो इसमें रे किससे निकलेगा, चिड़िया से कि मछली से, चिड़िया से निकलेगा। तो यहाँ N2 कौन होगा 1 की 4/3 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 और नीचे कितना लिखेंगे 4/3, ऊपर क्या लिखेंगे 1 और नीचे कितना लिखेंगे 4/3। अब एक बात बताइए चिड़िया के कहा है क्या, तो रियल डेप्थ कितना है 36 है, चिड़िया कितना है 36 लिखा हुआ है, तो 36 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और जो वैल्यू आएगा उससे फिर कौन सी जोड़ देंगे 36 जोड़ देंगे। समझ में आया है बात, निकाल के दिखा है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा तो इसको हम x हो गया, अच्छा बताइए इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 4/3 into 36 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार जल्दी करो। 12 कितना होता है 36, कट गया कि नहीं कट गया, आ गया। अब 12 से कितना होता है 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 48। इसमें कौन सी जोड़ देंगे 8 6 कितना होता है 14, 4 3 कितना होता है 7 1 कितना होगा। अब बताइए ऊपर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, 84 मीटर पे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और रियल हाइट कितना था इसका, नीचे से ऊपर तक बहुत था, कितना पर देखा है इसको, देख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या कल बोले थे कि ऑपेरेंट हाइट ऑपेरेंट डेप्थ जो होता है ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रियल हाइट और रियल डेप्थ से क्या हो कम हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। जो फार्मूला हमने बताया एकदम स्टैटिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन था, बस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को क्या करना है, हमें पहचान लेना है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को पहचान लिए क्वेश्चन बनाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी हमने 4 पॉइंट लिखा है उधर,
बाकी हमने क्या करा है, चार 4 पॉइंट लिखा है, फार्मूला बताया है, 4 पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन एक्सट्राइक हो गया कि नहीं हो गया? जबरदस्त क्वेश्चन था, बनाने में कोई टाइम नहीं लगा, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी तरह से, तो इसी को हम एग्जैक्ट बोलते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट। आगे बात सही नहीं, यही होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट। समझ में आ गया? क्लियर कट हो गया ना? जो साधारण तरीके से क्लास वाला ऊपर का ऊपर पढ़ा दिया है तो कुछ नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक तो लोग पहुंचना ही नहीं है, आप नहीं होता आप की से पता कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक तो पहुंचना ही नहीं हो, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। आगे बात सही नहीं, तो क्लियर हो गया एकदम फटाफट, मिटा दिया जाए इसको। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, आगे इसके ऊपर आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? और कोई दिक्कत होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे।